आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। जैसे कि आपको पता है क्लास 9 का चैप्टर हमने फोर्स स्टार्ट किया है। फोर्थ चैप्टर में हमने आपको फोर्स के बारे में बताया है, अनबैलेंस बैलेंस फोर्स के बारे में बताया है, इनर्शिया बताया है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया है। अब हमारे पास टॉपिक आते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन उसको सीखने से पहले हमें मोमेंटम के बारे में जानना पड़ेगा। तो आइए, जो आज हमारा फ्रेश टॉपिक है, सबसे पहले मोमेंटम। तो आइए आज मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं मोमेंटम। चलिए मोमेंटम के बारे में जानते हैं, मोमेंटम क्या है। अच्छा, आप एक बहुत छोटी सी बात सोचिए। मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक हल्का ऑब्जेक्ट है, एक भारी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो किसको फेंकने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी? बहुत सीधी सी बात है, इसको फेंकने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, इसको फेंकने के लिए थोड़ा कम फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे पता लग गया कि जो फोर्स थी वो किस पे डिपेंड कर रही है? मास पे डिपेंड कर रही है। फोर्स डिपेंड कर रही है मास पे, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात देखते हैं। अब हमने जो है, आप ये समझे, दो मार्कर सेम वेलोसिटी से फेंकने हैं, ठीक है। तो दोनों लगभग सेम दूरी पे जाएंगे। अब मान लीजिए दोनों मार्कर को डिफरेंट वेलोसिटी से फेंकते हैं, तो जो मार्कर कम स्पीड से फेंका जाएगा, कम वेलोसिटी से फेंका जाएगा, वो पास गिरेगा। और जिस मार्कर को आप बहुत तेज वेलोसिटी से फेंकेंगे वो बहुत दूर जाके गिरेगा, ठीक है ना। आपने वेलोसिटी तेज दी तो इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स भी ज्यादा लगेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मोमेंटम की, ठीक है ना। आपको मैं बताऊं, जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। मींस मोमेंटम के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, ठीक है। तो मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है? मोमेंटम फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? मोमेंटम पे। तो आइए, मोमेंटम के लिए अगर मैं कैपिटल एम लिखूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी। दोनों को कंबाइन कर दूं तो ये मास इंटू वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। और एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसकी वैल्यू 1 होगी, तो m इक्वल mv। तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। और मोमेंटम के लिए कहीं कहीं आप नोटेशन p भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। मोमेंटम के लिए नोटेशन m भी पढ़ सकते हैं आप, और p भी पढ़ सकते हैं। तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब आप ये देखिए, इसका मास आप इमेजिन करिए क्या होगा। अगर मैं इसको हल्के से फेंकता हूं तो ये अटैक कम करेगा, ठीक है। मान लीजिए मैं मोबाइल पे ही इसको ऐसे अटैक करता हूं तो ये अटैक कम करेगा। क्यों? क्योंकि इसका मोमेंटम कम हो जाएगा। और अगर मैं इसको बड़ी तेजी के साथ, बहुत तेज वेलोसिटी के साथ, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, इसको मोबाइल पे हिट करता हूं तो इसका मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मास तो सेम है लेकिन वेलोसिटी ज्यादा हो गई। वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो मोमेंटम ज्यादा होगा, ठीक हो गया। अब मान लीजिए इसको मैं मोबाइल पे हिट करता हूं, और एक ईंट ले लीजिए, ईंट को सेम वेलोसिटी से, इसको और इसको, तो कौन ज्यादा हिट करेगा? जो ब्रिक है वो ज्यादा हिट करेगी। क्यों? क्योंकि मोमेंटम मास पे भी डिपेंड करता है। तो मोमेंटम मास पे भी डिपेंड करता है, मोमेंटम वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला बनता है m इंटू वी। तो यही इसकी डेफिनेशन है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है ना। अब मोमेंटम का डेली लाइफ में आप कहां पर यूज देखते हैं? सबसे पहली बात है, मोमेंटम का डेली लाइफ में कहां पर यूज देखते हैं? अच्छा देखिए, जब आपको दौड़ना होता है, भागना होता है, ठीक है, एज ए एथलीट, तो आपने देखा होगा कि आप शुरू में ऐसे स्ट्रेचिंग करते हैं बॉडी को, ठीक है ना, वार्म अप करते हैं। तो ये वार्म अप क्या है? ये बॉडी को मोमेंटम देना है। जो आप अपनी लेग्स हैं, अपने हाथ हैं, इनको आप मोमेंटम दे रहे हो, ठीक है ना। मोमेंटम मीन्स इनको आप थोड़ा सा स्पीड दे रहे हो पहले से ही, ठीक। आप कभी भी ऐसा नहीं है कि भागना शुरू किया और एकदम भागे चले गए। आप पोजीशन बनाते हो भागने के लिए, प्रेस करते हो, ठीक है ना, भागने के लिए पोजीशन बनाते हो, फिर उसके बाद आप रन करना शुरू करते हो। तो ऐसा क्यों है? वो आप मोमेंटम लेते हो। जब लॉन्ग जंपर होता है, जो लॉन्ग जंपर है, आप जहां भी खड़े हो आप वहां से जंप मारेंगे। कितनी जंप मार लेंगे? 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, खड़े खड़े, ठीक है ना। 4 फीट तो नहीं हो पाएगा, 3 फीट भी शायद ही हो जाएगा। चलिए 3-4 फीट हो जाएगा।
लेकिन जो लॉन्ग जंपर होते हैं वो क्या करते हैं, दूर से भागते हुए आते हैं। उनकी बॉडी के अंदर एक वेलोसिटी आ जाती है, बॉडी के अंदर एक स्पीड आ जाती है। और जब वो जंप करता है, कितनी दूर से भागता हुआ आ रहा है, वो लगभग 20 मीटर से 10 मीटर से वो भागता आ रहा है। तो जब वो भागता आता है तो उसकी बॉडी में एक मोमेंटम आ जाता है। मोमेंटम मतलब यहाँ वेलोसिटी से ही है। तो जो उसकी बॉडी का मास है उसके अंदर एक वेलोसिटी आ जाती है, मोमेंटम आ जाती है। और वो जैसे ही ग्राउंड को छोड़ता है तो उसकी बॉडी उसी स्पीड से आगे चलती है और बड़ी तेजी से, क्योंकि वो ग्राउंड को प्रेस भी करता है। तो मोमेंटम क्या हुआ यहाँ पर, उसने पहले से ही एक स्पीड अटेन कर ली। ठीक है। तो जोवलिन थ्रो होता है भाला फेंक। भाला फेंक में भी आपने देखा होगा बहुत दूर से भागते हुए आते हैं, बहुत दूर से। तो वो मोमेंटम ले लेते हैं। मोमेंटम लेने के बाद जैसे मोमेंटम लेते हैं तो वो पैर को वहां पर जहां पर लाइन होती है वहां पर रोककर और भाले को ऐसे फेंकते हैं। तो भाले को मोमेंटम पहले ही दे दिया। ठीक है ना। डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो में क्या होता है, डिस्क के साथ में ली और 3-4 राउंड लेते हुए घूमते हैं। आपने देखा होगा घूमते हैं और उसके बाद फिर डिस्क छोड़ते हैं। तो वो डिस्क मोमेंटम ले लेती है और डिस्क दूर जाकर गिरती है। तो मोमेंटम के मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल बता दिए, तो मोमेंटम आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। और जनरल जो हम कहते हैं कि हमने पहले से ही बॉडी को मोमेंटम दे रखा है, इसका मतलब उसको स्पीड दे रखी है, मोशन दे रखी है। तो मोमेंटम का मतलब ये है जब कोई बॉडी मोशन में है और जो मोमेंटम है वो डिपेंड करेगा उसके मास और वेलोसिटी पे। मेनली जो है मास और वेलोसिटी ही होता है कि कितनी भारी चीज कितनी वेलोसिटी अटेन करेगी। ठीक है ना। तो मोमेंटम, आइए इसकी यूनिट देखते हैं। मास केजी और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। सिंपली इसकी यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो चलिए अब मोमेंटम आपको क्लियर हुआ, इसके थोड़े से क्वेश्चंस हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। कराटे प्लेयर कैन ब्रेक अ पाइल ऑफ टाइल्स। जो कराटे प्लेयर है वो जो आपको देखा टाइल्स की पाइल्स चट्टे रहता है उसको कराटे से ब्रेक कर देता है। तो आइए देखते हैं कैसे करता है वो। देखिए आप जब देखते हैं कि वो कराटे प्लेयर जो है जब पाइल को तोड़ने वाला है या टाइल को किसी को तोड़ने वाला है तो वो पहले मोमेंटम गेन करता है। देखिए मोमेंटम गेन करता है, ऐसे करता है। डायरेक्ट कोई भी कराटे प्लेयर जाके ऐसे हिट नहीं करता। ठीक है ना। तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले अपने हैंड को मोमेंटम देता है और वो सारा का सारा मोमेंटम पाइल में ट्रांसफर कर देता है। सारा का सारा पाइल में ट्रांसफर कर दिया सारा मोमेंटम, और टच करते ही हाथ को एकदम वहां से हटा लेता है और सारा मोमेंटम एकदम पाइल्स के अंदर चला जाता है। जो पूरे पाइल है, टाइल का जो पूरा चट्टा है उसके अंदर चला जाता है, या गिलास स्लैब या स्लैब रखा हो, ठीक है ना। तो उसके अंदर सारा का सारा उसका मोमेंटम चला जाता है। तो उससे पाइल जो है ब्रेक हो जाती है। कितनी भी रखी हो वो उसकी प्रैक्टिस होती है। और आप ऐसा रिस्क घर पे ना करें क्योंकि ये चीजें बड़ी प्रैक्टिस के साथ आती हैं। इसके अंदर उनके हाथ पैर भी टूटते हैं, उसके बाद कहीं जाके वो यूज टू होते हैं इन चीजों के। तो आप ऐसी चीज ना करें कि सर ने बता दिया बहुत आसान है, ऐसे करूंगा और ऐसे करके ऐसे कर लूंगा। नहीं, चोट लग जाएगी, पता लगा पेपर में लिखने लायक नहीं रहे। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। तो इसके अंदर क्या हुआ, ही गेन द मोमेंटम इन हिज हैंड एंड ट्रांसफर दिस मोमेंटम इनटू द पाइल। ठीक है। और वो सारा का सारा मोमेंटम पाइल में ट्रांसफर हो जाता है एंड पाइल ब्रेक्स, और पाइल ब्रेक्स हो जाते हैं। आइए क्या कहता है, अ हाई स्पीड क्रिकेट बॉल हर्ट्स अ बैट्समैन मोर। बैट्समैन को हल्की स्पीड के मुकाबले जो भारी तेज स्पीड की बॉल होती है वो ज्यादा अटैक करती है, ज्यादा हर्ट करती है। अगर बैट्समैन के बॉल लग जाए तो बैट्समैन मर भी जाता है। आपको पता है फील्डर भी मरते हैं, बैट्समैन भी मर जाते हैं जब उनके बॉल अटैक करती है। उसका भी रीजन यही है कि मास ऑफ द बॉल इज लेस। मास तो लेस है बट स्पीड इज वेरी हाई। ठीक है ना। जो उसकी स्पीड है वो वेरी हाई है। ड्यू टू वेरी हाई स्पीड इट कंटेन्स हाई मोमेंटम। और जो हाई मोमेंटम होता है उसके कारण
बैट्समैन हर्ट। जो बैट्समैन हर्ट होता है ड्यू टू द हाई मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो जो बॉल के अंदर हाई मोमेंटम होता है, जब उससे टकराती है और बॉल टकराने के बाद वापस आ जाती है, लेकिन जो बॉल का मोमेंटम था वो सारा का सारा सिर में या बॉडी के पार्ट में चला गया और वो जो है बोन को ब्रेक कर सकता है, ब्रेन जो है हेमरेज भी हो जाता है और बैट्समैन को काफी हर्ट होता है। तो ये आपके पास दो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हैं मोमेंटम के। तो इन एग्जाम्पल को आप समझें। एक चीज रह गई थी आपकी मोमेंटम की यूनिट। मोमेंटम की यूनिट तो हो गई थी, सॉरी, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। जो आपका मोमेंटम है ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी आया था, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी इटसेल्फ अ वेक्टर क्वांटिटी, सो मोमेंटम भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इस बारे में बताइए, बेल आइकन भी दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए अब चलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। आइए समझते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है? ये बताता है कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। जो फोर्स होता है, हम किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लगाते हैं वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहले इसको समझे, मतलब क्या हुआ कि देखिए फोर्स, जो फोर्स है किसके इक्वल है? मान लीजिए मैं इसको यहां से फेंकता हूं, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी इनिशियल होगी, कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। कुछ इनिशियल है, देखिए, और गिर दिया, कुछ फाइनल होगी। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी से क्या निकल जाएगा? मोमेंटम। मोमेंटम से क्या निकल जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कितने समय में कितनी वेलोसिटी है ना चेंज हुई, एक्सेलरेशन उसको कहते हैं। तो क्या कहा हमने कि मोमेंटम कितना चेंज होगा? आप सोचिए ये, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना चेंज हुआ, सोच लिया आपने। अब मैं इसको दूर उठा के फेंक रहा हूं, बहुत दूर, तो अब आप सोचिए इसका मोमेंटम यानी कि एक्सेलरेशन कितना चेंज होगा। एक्सेलरेशन इसमें ज्यादा चेंज होगा। जब मैं हाई स्पीड से फेंकूंगा तो एक्सेलरेशन इसमें ज्यादा चेंज होगा, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। और जब हम बॉडी को हल्के से फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन कम होगा। तो एक्सेलरेशन का ये चेंज किस पे डिपेंड किया? फोर्स पे। ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ज्यादा एक्सेलरेशन में चेंज होगा, कम फोर्स लगाऊंगा तो कम एक्सेलरेशन में चेंज होगा। तो यही बात हम कह रहे हैं कि जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब ये रेट मीन क्या होता है? रेट मीनिंग होता है कितना ड्यूरेशन ले रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन कितना ले रहे हैं, रेट। यार ये तो बड़ी तेज से भागता है, उसको तो रेट ऑफ रनिंग बहुत अच्छा है। रेट ऑफ रनिंग का मतलब क्या हुआ कि कम टाइम में ज्यादा दौड़ता है। अरे इसका तो रेट ऑफ ईटिंग बहुत अच्छा है। रेट ऑफ ईटिंग बिल्कुल 1 मिनट में 20 रोटी खा जाता है, रेट ऑफ ईटिंग, ठीक है। तो रेट टाइम से कंपेयर करते हैं हम कि कितने समय में कितना काम, रेट। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। और रेट का मीन्स हुआ कितने टाइम में, अपॉन टाइम। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अच्छा, अब मान लीजिए लेट मास ऑफ द बॉडी इज m, ठीक है ना, एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है? u, एंड फाइनल वेलोसिटी इज v, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड फाइनल वेलोसिटी इज v, ठीक है। तो अब चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस कर देंगे अपॉन टाइम। ठीक हो गया। अब फाइनल मोमेंटम कितना है? mv। फाइनल मोमेंटम तो mv होगा, मास इनटू वेलोसिटी। और इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? mu। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। तो मोमेंटम mu होगा। फाइनल वेलोसिटी v है तो मोमेंटम mv होगा, डिवाइडेड बाय टाइम t। तो ये आपके पास आ गया। प्रोपोर्शनल साइन निकालने के लिए मैंने आपको कई बार बताया
जब भी आपको प्रोपोर्शनल का साइन हटाना हो तो कांस्टेंट लगाते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट हम क्या लगाएंगे, के। एफ इज डायरेक्ट टू के एम, और इससे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहां से एम कॉमन ले लेंगे, एम कॉमन ले लेंगे हम यहां से एम हमने कॉमन ले लिया। अच्छा, एम कॉमन लेते क्या मिल गया, एक्सेलरेशन का फार्मूला मिल गया। देखिए एक्सेलरेशन का फार्मूला मिल गया आपको, v माइनस यू अपॉन टी। एम कॉमन लेते ही यहां से, जैसे आपने एम कॉमन लिया, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, और f इक्वल के एम ए, वेयर k इक्वल 1, k की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो f इक्वल आपके पास आ गया एम ए। तो फोर्स का यहां से फॉर्मूला आ गया एम ए, k की वैल्यू 1। अब ये k की वैल्यू 1 कहां से आई, ये एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्टों ने कई बार इनको कैलकुलेट किया, और हर बार k की वैल्यू 1 आई, तो कह दिया गया कि k कांस्टेंट की वैल्यू आपको भी 1 पुट करनी है। तो f इक्वल एम ए फार्मूला आ गया, फोर्स का फार्मूला एम ए होता है, और इसकी यूनिट हो जाएगी यहां से किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट कितनी होती है, एक्सेलरेशन सोचे आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई, और इसकी एक यूनिट और है न्यूटन, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, और क्योंकि फोर्स में एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये आपकी फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और इतना पढ़ने के बाद यहां से एक निचोड़ निकला है कि जो हल्की चीज होगी उसका फोर्स उस पर हम कम अप्लाई करेंगे हल्की चीज पे, और जो चीज भारी होगी उस पर हम फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे। यहां से देखिए, मास कम होगा तो फोर्स कम लगाएंगे, और मास ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगाएंगे, ठीक है ना। एम पे डिपेंड करेगा, मान लीजिए एम 5 है, ए मान लीजिए 1 है, तो 5 इंटू 1 इक्वल 5, और ये मान लीजिए अब ये 10 है और ये 1 ही है, तो 10 इंटू 1 10। तो पहले केस में 5 न्यूटन फोर्स आई, दूसरे केस में 10 न्यूटन। क्यों, क्योंकि वो मास पे डिपेंड कर रही है। इज द मास इंक्रीज, अगर आप छोटी सी ब्रिक को धक्का दे रहे हैं तो आपको जो है फोर्स कम लगानी पड़ रही है, और अगर आप एक बनी बनाई वॉल को धक्का दे रहे हैं तो आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। छोटी गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, साइकिल को, मोटरसाइकिल को, तो फोर्स कम लगानी पड़ेगी, और कार को धक्का मार रहे हैं तो आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक हो गया। इसी के साथ एक पॉइंट और आता है, यहाँ पर मैं इसको रब कर रहा हूं, आपके पास तो वीडियो है, आप इसको बैक करके बार बार देख सकते हैं। एक और इसके अंदर खास बात आपको मैं बताऊं कि ये जो एक्सेलरेशन है इसका फार्मूला आ गया आपके पास F अपॉन एम, फोर्स अपॉन मास, ठीक है ना। तो वही वाली बात हो गई कि जो एक्सेलरेशन है वो मास पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए आपके पास है फोर्स 100 और बॉडी है 10 kg, तो एक्सेलरेशन आ गया आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड, फोर्स आपके पास 100 थी। अब आपके पास मास मैं ले लेता हूं 50, भारी चीज, तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपने देखा कि जब हल्की चीज थी 10 kg की तो एक्सेलरेशन आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जब भारी चीज आ गई 50 kg की तो एक्सेलरेशन आया 2। बिल्कुल आप सोच के देखें, आप इस मार्कर को फेंकते हैं तो इसका चेंज इन एक्सेलरेशन कितना होगा, और जब आप एक भारी ब्रिक फेंकते हैं तो उसका रेट ऑफ चेंज मोमेंटम यानी कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो कितना होगा, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन आप देखें भारी चीज का कम होगा, क्योंकि उसमें वेलोसिटी आप ज्यादा गेन नहीं करा पाते हैं, ज्यादा चेंज नहीं करा पाते हैं। हल्की चीज में आप वेलोसिटी ज्यादा चेंज करा पाते हैं। तो एक्सेलरेशन डिपेंड करता है मास पे, इस बात को आप ध्यान रखें, और इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन आते हैं आपके बहुत, इस पे बेस, तो ये आप ध्यान में रखें, ठीक हो गया। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये है जो मैंने आपको लिखवाया है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो ये इसका एप्लीकेशन देखते हैं। इसके एप्लीकेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, कराटे प्लेयर वाला। अब देखिए कराटे प्लेयर में तो हो गया आपका। अब देखिए अगर एक बॉल आ रही है और एक जो है प्लेयर उसको कैच करता है तो यहाँ पर हिट होता है, चोट लगती है। तो आपने देखा होगा कुछ प्लेयर क्या करते हैं, ऐसे बॉल को ऐसे कैच करते हैं। आप कहते हैं स्टाइल मार रहा है, स्टाइल नहीं मार रहा है, उसने साइंस पढ़ रखी है। देखिए इसके अंदर वो क्या करता है, अगर बॉल को यहीं कैच कर लेगा तो बॉल मान लीजिए 100 की स्पीड से आ रही है, 100 से 0 कैच करने का मतलब होता है 0 स्पीड,
और कितनी देर में, 1 सेकंड के अंदर, सेकंड से भी कम में, ठीक है, सेकंड से भी कम में 100 से 0 हो गई। अब वो क्या करता है, 100, 80, 70, 60 और ये 0। उसने कितना लिया, 3 सेकंड लिए। चलिए देखते हैं। मान लीजिए बॉल है आपके पास 1 kg की, मान लीजिए 1 kg की बॉल है, वैसे आपके लगभग 450 ग्राम होती है बॉल। मान लीजिए बॉल 1 kg की है और v माइनस यू, बॉल आ रही है 60 की स्पीड से, u आपको 0 ही करना है और आपने टाइम बिल्कुल नहीं लिया, 0.5 सेकेंड टाइम लिया ही नहीं और आई और कैच कर ली। तो देखते हैं आपको चोट कितनी लगेगी। चोट का मतलब फोर्स, 60 और ये ऊपर चला गया तो आपके पास 120 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास 120 न्यूटन आ गई फोर्स। अब दोबारा से देखिए, अब वो स्टाइल में कैच कर रहा है जिसे आप स्टाइल कहते थे और उसने 3 सेकेंड ले लिए, 60/3, 20 न्यूटन। देखिए जब वो टाइम लेता है ज्यादा तो केवल 20 न्यूटन, टाइम ज्यादा लिया तो फोर्स कितनी लगी उसके हाथ पे, केवल 20 न्यूटन। और जब उसने डायरेक्ट कैच कर ली तो फोर्स कितनी लगी, 120 न्यूटन। देखिए डायरेक्ट कैच करने में, डायरेक्ट सीधा अटैक किया और चोट लग गई, 120 न्यूटन। 120 न्यूटन अटैक हुआ है उसके ऊपर और इस वाले प्लेयर के ऊपर जिसने 3 सेकंड लिए, 20 न्यूटन अटैक हुआ है केवल। तो ये स्टाइल नहीं है। तो इसको आप लिखते कैसे हैं वो मैं अभी आपको नीचे बता दूंगा। इसमें है क्या कि ही रेज द टाइम, ठीक है, टू स्लो द वेलोसिटी। वेलोसिटी स्लो करने के लिए उसने क्या किया, टाइम को रेज किया। जब वेलोसिटी स्लो करने के लिए 0 तक है ना, स्लो करने के लिए हम टाइम ज्यादा लेते हैं तो फोर्स कम होती है। ऐसे ही जब आप कूदते हैं, मान लीजिए आप फर्श के ऊपर कूदेंगे, सोच के देखिए आप फर्श के ऊपर कूदें और जैसे ही आप फर्श पे टकराएंगे तो आपके खरबूजे फूट जाएंगे। जैसे ही आप टकराए और चिल्लाए फूट गए जी, क्यों, क्योंकि फर्श से टकराते ही, मान लीजिए आप 50 की स्पीड से आ रहे हैं, टकराते ही 0 हो गए। कब, टच करते ही, टच करने का मतलब वही होता है 0.5 सेकेंड, टच करते ही 0 हो गए। अब आइए, आप अगर मिट्टी के ढेर में कूदते हैं, मिट्टी के ढेर में आप कूदे तो जैसे ही आपने टच किया तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ऐसे आप नीचे चले गए। जब आप बैठते हैं, सोफे पे बैठते हैं, देखें कुशन पे बैठते हैं और मिट्टी में बैठते हैं तो वो मिट्टी वहां से धंस जाती है। तो आपने जो 0.5 सेकेंड टकराने का था उससे ज्यादा लिया, 1 या 2 सेकेंड, क्योंकि आप नीचे तक धंसे। आपकी वेलोसिटी यहाँ 0 हो रही थी, यहाँ नहीं, अब आपकी वेलोसिटी यहाँ 0 हो रही है क्योंकि मिट्टी में आप इतना धंसे। तो वो स्पीड आपकी 50 और ये यहाँ पर 0, यहाँ पर 50 से अचानक 0 हो गई, लेकिन यहाँ पर इसने क्या लिया, 2 सेकेंड लिए। जो भी लिया टाइम इससे ज्यादा लिया, तो क्योंकि टाइम आपने रेस कर दिया है तो इसीलिए आपको फोर्स कम लगेगी, मीन्स आपके ऊपर अटैक कम होगा, आपको चोट कम लगेगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको मोमेंटम और सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताया है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन याद रखें आप, इसमें केवल फोर्स का फार्मूला ड्राइव किया जाता है और फोर्स की डेफिनेशन दी जाती है। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमें करना क्या है, तो इसके अंदर केवल आपको फोर्स की ये वाली डेफिनेशन याद रखनी है, तो और फोर्स का फार्मूला आपको आना चाहिए बनाना। ये इसका डेरिवेशन आपके पास कोर्स में है। आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चैप्टर के लिए मिलते हैं, जिसमें हमारे पास अभी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ये दोनों टॉपिक हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। बाकी के लिए धन्यवाद।